आज हम क्लास नंबर 7 बिज़नेस स्टडी शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं। एक तरीके से हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग मैनेजमेंट करते क्यों हैं। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक की, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव में जान लिया। अब उससे आपको बेनिफिट क्या होंगे वो अभी आपको जानना है। हालांकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे सक्सेसफुली, यही इम्पोर्टेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। कि प्रॉफिट अर्निंग एक ऑब्जेक्टिव था तो आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंस है। आपका बिज़नेस सर्वाइव करे, लॉन्ग लाइफ चले, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चलता रहे, ये एक ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव कर लेंगे, ये अचीवमेंट्स है, मतलब इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही सोसाइटी को आप बेनिफिट दे पाएँ, सोसाइटी का आप कुछ ना कुछ उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव कर पाएंगे, वो उसकी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही पर्सनल है कि जो स्टाफ आपके बिज़नेस में है उसको भी आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे और वो अच्छे से काम कर पाएगा, तो वो भी आप कर पाएंगे सक्सेसफुली, तो वो भी इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस अलग से कोई पॉइंट नहीं बन रहा है कि बहुत अलग से कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस का मतलब जान लिया है कि इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। एक बेहद इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। अक्सर ये बोला जाता है कि अगर एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो XYZ, चाहे वो स्कूल हो, कोई कॉलेज हो या कोई बिज़नेस हो, बिज़नेस में भी अलग अलग टाइप है, पार्टनरशिप, कंपनी, XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई शॉपकीपर भी हो सकता है, छोटा बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी एक्टिविटी है, मतलब एनीथिंग, मतलब यहाँ पे किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी है, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए मैनेजमेंट। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? एब्सेंस है और कुछ नहीं है, मतलब मैनेज नहीं कर रहे आप वहाँ पे। मैनेजमेंट नहीं कर रहे मतलब ना प्लानिंग कर रहे हो, ना प्रॉपरली स्टाफ आ रहा है, ना डायरेक्टिंग हो रही है, ना कंट्रोलिंग हो रही है। मतलब जो पांचों स्टेप आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़े हैं, हम लोग डिस्कस किया है उनको, तो वो उन सब की एब्सेंस है, मतलब वो सब है नहीं। तो कोई भी एक्टिविटी अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं है, अगर उसमें एब्सेंस है मैनेजमेंट की, तो इज़ इक्वल टू होता है आपका ज़ीरो। मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से आप फेल कर जाएंगे, और मतलब नथिंग भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि आपको ये लाइन क्लियर हुई होगी। मैं फिर से एक बारी बता देता हूँ आपको कि बेटा कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी टास्क है, XYZ फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं जहाँ से प्रॉफिट ही अर्न किया जा रहा हो, कोई भी काम हो। अगर आप घर पे भी जो पर मंथ आपके पेरेंट्स को जो सैलरी मिलती है, अगर उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं, मतलब उससे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे लेकिन मैनेज नहीं कर रहे, मतलब ना कोई प्रॉपर प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है, तो आप मानिए कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आने वाला है। ज़ीरो मीन्स फेलियर, मतलब आप उस काम में सक्सीड नहीं कर पाएंगे, सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, आप फेल कर जाएंगे, या फिर नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। तीनों का एक जैसा ही मीनिंग है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, तो उस तरीके से। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला भी है, या इसको आप एक स्टेटमेंट भी ले सकते हो, स्टेटमेंट में भी आप इसको शो कर सकते हो। यही चीज़ है जो शो कर रही है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये ऊपर की लाइन बोर्ड में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दे दी जाती है, सपोज़ ये ऊपर वाली लाइन इन्वर्टेड कॉमास में है, अगर आपको शो कर दी जाए डबल इन्वर्टेड कॉमास में कि एनीथिंग विदाउट मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फेलियर और नथिंग, मतलब कुछ भी बोल दे कि एनीथिंग विदाउट मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू, जैसे कुछ भी आपको बोल सकता है बेटा, इसमें लिख देता हूँ, एनीथिंग विदाउट मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू
इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो भी बोल सकता है और फेलियर भी बोल सकता है या नथिंग भी बोल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास की स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछेगा कि इस पर आपको कमेंट करना है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा बोर्ड में अटकते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब इसमें आंसर क्या लिखना है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं या इसमें इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो बेटा लाइन से क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको इसकी एब्सेंस हो जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए तो रिज़ल्ट बिकम ज़ीरो। तो ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये शो कर रही है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब अगर ये लाइन से कोई क्वेश्चन आता है, इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको यू हैव टू राइट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उस केस में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट आप एक बार ज़रूर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब मैं एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ बेटा, तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो और नॉन बिजनेस एक्टिविटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर क्रिकेट मैच भी हो रहा है तो वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिकेट मैच की जो गुडविल होती है या जो उसको लोग पसंद करते हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी ऐसा ही होता है। तो बारी बारी से बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो देखिए अभी ये ग्रुप गोल्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग एक करेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दें मैनेजमेंट पे, तो उसने कहा था कि मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब यहाँ कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन्स का एक ग्रुप होता है और उनकी म्यूचुअल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बिज़नेस कितना सक्सेस करेगा। जैसे कि एक कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो इंजन बना रहा है, जो हेडलाइट्स वगैरह बना रहा है या टायर्स बना रहा है, तो सबके एफर्ट्स जॉइंटली एक बिज़नेस को सक्सेस अचीव कराएंगे। मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब आप खुद सोचिए, एक ग्रुप है, अगर 2 पर्सन्स का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है या 400 का ग्रुप है, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो 400 पर्सन्स में कोऑपरेशन कराना या कोऑर्डिनेशन कराना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा विदाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ही हेल्प कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 400 जो पर्सन्स हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हैं, एक दूसरे के बिहेव को समझ रहे हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्रॉपर प्लानिंग के बिना, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ को डन कराने में, यानी कि इन एक्टिविटीज़ को ईजिली कराने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, और उसी से फिर आप अचीव कर पाते हो गोल्स को। मतलब पूरे ग्रुप का एक ही गोल है ना कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो अचीव नहीं किया जा सकता। अगर बात करें हम लोग सेकंड पॉइंट की, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तो देखिए ये वर्ड पहले भी आया है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैंने कहा था बेटा इफेक्टिवनेस टाइम को कंसिडर करता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ इफेक्टिवनेस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी कंसिडर करता है कॉस्ट को, रिसोर्सेज के अमाउंट को, यानी कि आपने कितने रिसोर्सेज से गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्या वो कॉस्टली बन रहा है या फिर वो चीपर बन रहा है, क्या आप लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट कर पा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पा रहे हैं। अब सोचिए कि ये पेन बन रहा है और आपने एक पेन बनाने में जो जितना ये प्लास्टिक यूज़ होता है उससे ज़्यादा प्लास्टिक आपने वेस्ट कर दिया। इसका मतलब आप टारगेट्स तो अचीव कर रहे हैं ऑन टाइम, मतलब इसका मतलब आपके बिजनेस में इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है फिर। तो
मैनेजमेंट ही इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे काम करेंगे, प्रॉपर स्टाफ को रखेंगे, डायरेक्टिंग अच्छे से करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा और उससे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और चीज़ें जो है वो चीपर वे में बनेंगी और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अभी कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उसमें भी गवर्नमेंट अभी यही करने जा रही है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करेगी कि हम लोग सेल्फ रिलायंस हो जाएं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खुद प्रोडक्शन करें ज़्यादातर चीज़ों का। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, मतलब हमारी चीज़ें चीपर बने और ताकि फिर बाद में हम लोग उन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। एक्सपोर्ट ज़बरदस्ती नहीं होता है बेटा, जब बाहर वाले आपके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तभी आप लोग सेल कर पाते हो। तो डिमांड तब होगी जब आपका प्रोडक्ट चीपर होगा। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें। यही चीज़ है कि आपका स्पेशली MBA का कोर्स कराया जाता है। M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। ऐसे मास्टर भी होता है लेकिन बेसिकली कोर्स ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप एक प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं, सपोज कीजिए, तो आपने एक चीज़ तो माइंड में उसी टाइम पे रखी होगी ना कि लाइफ टाइम आपका स्कूल प्राइमरी नहीं रहने वाला, आप इसको सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पे लेके जाने वाले हैं। तो इन दैट केस आप पहले से ही प्री प्लान करके चलोगे कि इन केस अगर कल को हमें अपने स्कूल को 5th से 8th क्लास तक अगर एक्सपेंड करना पड़ गया या एक्सटेंड करना पड़ गया तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर हमें एक्सपेंड करना पड़ गया तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें पहले ही प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। मतलब जब आप प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं उसी टाइम पे आप इतनी ज़्यादा लैंड को एक्वायर करेंगे कि आप प्रॉपरली उस बाकी का जो स्पेस है उसको टाइमली यूज़ कर पाएँ जैसे ही सिचुएशन आए। मतलब आपका स्कूल 5th क्लास तक बहुत अच्छा सक्सीड कर गया, देन आप स्कूल को एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू 8th क्लास। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके बिजनेस जो है वो डायनेमिक हो। डायनेमिक मीन्स चेंज कैन बी पॉसिबल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है बेटा, क्योंकि आज का टाइम इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है। मतलब और सबसे पहले अगर मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो जो सेल फोन से रिलेटेड जो मार्केट है वो बेहद ज़्यादा डायनेमिक है। आप सोचिए फ़ोन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कितनी रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो अगर बिजनेस उस चेंज को फॉलो नहीं करता है तो वो फेल कर जाएगा। मतलब पहले फ़ोन आते थे जो है कीपैड वाले आते थे, उसमें बटन्स होते थे, फिर टच स्क्रीन आए, टच में भी फिर ऊपर से बिल्कुल जो है नोच वाले सिस्टम में आने लग गए, अब तो पंच होल आने वाले लग गए। ठीक है, तो अब ये पंच होल भी जाने वाला है, फोल्डेड फ़ोन भी आने लग गए हैं। तो टेक्निक जो है वो कितनी रैपिडली चेंज हो रही है। तो जिन जिन बिजनेसेस का मैनेजमेंट अच्छा है और उस मैनेजमेंट की वजह से अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा है तो उसकी वजह से वो बिज़नेस जो है वो डायनेमिक हो जाएगा। मतलब वो कैपेबल है टू अडॉप्ट चेंज। जो मैनेजमेंट है वो कैपेबल बनाता है बिजनेस को कैपेबल टू अडॉप्ट चेंजेस। बिजनेस चेंजेस भी बोल सकते हो। ये कैपेबिलिटीज़ लेके आता है आपका मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए क्लियर कर रहा है, पीछे बताया था मैंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्टाफ से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हैप्पी रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो ऑनर है बिजनेस का, ऑनर ऑफ द बिजनेस और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों के बीच में पीसफुल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप मान लीजिए कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपका बिजनेस सक्सेस कर पाएगा। मतलब अगर दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो गए हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उससे अगर बचना है तो पीसफुल एनवायरनमेंट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है बिटवीन ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड
एम्प्लॉयज़। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? मैनेजमेंट। मतलब आप एज अ ओनर इसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, एम्प्लॉई इनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है कि भाई इनके लिए भी प्रॉब्लम है, इनको भी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, मतलब जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो चीज़ें इसी को बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पिछले वाली क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। अगली बात करें हम लोग तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स को शो कर रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास को देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। जब तक पीछे वाली क्लास आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, नेक्स्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो हैं वो एक तो इंटरलिंक्ड हैं, मतलब कनेक्टेड हैं आपस में। तो जब तक आप पिछली क्लासेस को अच्छे से नहीं देखेंगे, एक चेन नहीं बनेगी और आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें इस क्लास को देखने से पहले। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिले, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस अच्छी हों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, साथ के साथ लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। इसमें मैंने बताया था बेटा कि गार्डन वगैरह बना सकते हैं ये, या अपनी कोई कम्युनिटी से कोई स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं जिसमें स्टाफ गवर्नमेंट का हो सकता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो बिल्डिंग है, वो किसी भी सोसाइटी की हो सकती है। जैसे हिंदू कॉलेज वगैरह हैं, तो ये हिंदू एक सोसाइटी है, उसने ये कॉलेजेस बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड ही होते हैं। इसमें सारे टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, फ़ीस बहुत कम होती है बच्चों के लिए। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का। और साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, वो इस तरीके से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। और आजकल तो जब से वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, कभी आगे की क्लासेस में बात करेंगे, इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें पहले भी बोला गया है कि हम लोग सभी कंट्रीज़ मिलके पोल्यूशन को एज वेल एज जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके एमिशन को बेहद कम लेवल पे लेके जाएंगे ताकि हम अपने अर्थ को सेव कर पाएँ। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।